हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? देखिए, आपकी जो वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर की 1828 पद लगभग जारी किए गए हैं। जल्दी उसका ऑनलाइन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत अच्छी वैकेंसी है। 27,000 प्लस स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उतने होंगे भी नहीं आपके। ठीक है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। अगर जितने बच्चे अगर मेहनत कर दिए कॉमर्स को लेकर, तो 100% उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिलेक्शन 100% होकर रहेगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप एक कंप्लीट गाइडेंस से, कंप्लीट मोटिवेशन से और अपने हार्ड वर्क से अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, आपको लगना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। कॉमर्स एज ए 65 मार्क्स आपके लिए बेहतरीन है, उसको आप क्रैक करते हैं। बाकी यूपी स्पेशल कंप्यूटर तो आप पर ईयर पढ़ते रहते हैं। ओके या तो मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। पता नहीं बार बार आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अभी आई है, अच्छी वैकेंसी है। ओके, चलिए। जितने भी स्टूडेंट जो कॉमर्स एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है आप सभी का नए सिरे से, आपका जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो आपका 15 फरवरी से आपका ये कोर्स पूरी तरीके से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट को कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, 65 मार्क्स की कंप्लीट तैयारी करनी है, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। नॉमिनल फ़ीस में आपको सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी आपको कवर कराए जाएंगे। एंड टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। डेली बेसिस पे आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा। हैंड रिटन भी नोट्स आपको मिलेगा, सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। कंप्लीट प्रिपरेशन आपका होगा। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, तैयारी करनी है, तो आप कोर्स से ज्वाइन हो जाइए। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पे रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए, आज हम इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग के जो टर्म्स होते हैं उसको हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। अकाउंटिंग के जो टर्म्स आपके होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग टर्म्स, उसको हम लोग पूरा कंप्लीट आज की क्लास में देखेंगे। अकाउंटिंग टर्म क्या होता है? जैसे कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो अकाउंटिंग के ही होते हैं, जैसे क्रेडिट, डेबिट, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन, ऑडिटर, ठीक है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, ठीक है, इक्विटी, शेयर्स, ठीक है, डिबेंचर्स। तो ये होते क्या है? सबसे नॉमिनल है। बहुत सारे स्टूडेंट जो क्या है, इन सभी अकाउंटिंग जो टर्म्स होते हैं इन सबको भूल भी चुके होंगे। अगर वो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तभी उनको मालूम होगा, वरना मेरे हिसाब से तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉमर्स छोड़ चुके हैं उनको तो माइंड से मतलब भूल ही चुके होंगे। तो इस क्लास से सारी चीज़ें आपकी कुछ तो कुछ आपका आज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास आप सभी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी आपका ईएमआरएस का ईएमआरएस अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में। ठीक है, जो वैकेंसी आई थी अकाउंटेंट की 361 पोस्ट के लिए, उसमें मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से पढ़ाया था क्लास में, और बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे। उसमें न्यूमेरिकल आपका आया था, एक क्वेश्चन आपका ये पूरी तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन से आया था। तो बहुत सारा न्यूमेरिकल इससे आता है, कभी कभार फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपका क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन एक फार्मूला होता है, एक इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, जो आपका जितना आपके पास एसेट्स है, जितनी आपकी कंपनी के पास क्या है, आपके कंपनी के पास जितनी एसेट्स है और आपके पास जितनी लाइबिलिटीज़ है और जितनी आपकी इक्विटी है, उसका सम होता है। मतलब एसेट्स इज इक्वल टू कंपनी की जितनी लाइबिलिटीज़ है, कंपनी कितना लोगों का पैसा बाकी है, कितना कंपनी को नियर फ्यूचर में पैसा पे करना है, कितना लोन वगैरह कंपनी ने ले रखा है, ये सभी कंपनी की लाइबिलिटीज़ होती है। तो कंपनी की लाइबिलिटी और कंपनी का इक्विटी, ठीक है, इन दोनों का सम क्या होता है? एसेट्स आपका होता है। ओके, एसेट्स आपका होता है। या तो ये फार्मूला, और इसी फार्मूले से आपके तीनों और भी फार्मूले बनते हैं। जैसे इक्विटी इज इक्वल टू आपका हो जाता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ठीक है, इक्विटी के जगह पे हम कैपिटल का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी आपका फार्मूला बनेगा। एक और फार्मूला बन जाएगा, लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस आपका क्या हो जाएगा? इक्विटी। तो ऐसे भी आपका फार्मूला, कहीं ना कहीं से तीन फार्मूले आपके बनेंगे। कभी आपको इक्विटी दे देगा, इक्विटी लाइबिलिटी देगा, एसेट्स पूछा जाएगा, कभी एसेट्स लाइबिलिटी दे दी आपको, इक्विटी पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ओके,
अकाउंटिंग आपका क्या होता है, लेखांकन क्या होता है, तो लेखांकन में हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितना डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन होता है उन सभी को हम रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं। रिकॉर्डिंग करने का काम जनरल से हम करते हैं, पूरा जनरल से रिकॉर्डिंग करते हैं, सब्सिडी बुक वगैरह तैयार करते हैं, फिर लेज़र बनाते हैं, लेज़र बनाने के बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें हम पूरा तैयार करते हैं। मतलब क्या क्या वर्क होता है इसमें आपका अकाउंटिंग में इन्वॉल्व, आपका होता है रिकॉर्डिंग करना, एनालाइजिंग करना और समराइज करना सभी इंफॉर्मेशन का। ठीक है, कितना सेलिंग हुआ है पर मंथ में, पूरे ईयर में कितना सेलिंग हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें एक जगह हम लेज़र में रिकॉर्ड करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस में सारी डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे ही आपका होता है। तो अकाउंटिंग जो होता है वो कीप करता है ट्रैक ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस के वित्तीय रिकॉर्ड पर क्या अकाउंटिंग क्या करता है, नज़र रखता है। पूरा रिकॉर्डिंग करने का काम, मतलब रिकॉर्डिंग करने का काम आपका अकाउंटिंग में होता है। ओके, या चलिए, अकाउंट पेबल आपके क्या होते हैं, अकाउंट्स पेबल। तो अकाउंट्स पेबल आपकी एक तरीके से ये हम इसे कह सकते हैं आपकी लाइबिलिटीज़ होती है। अकाउंट्स पेबल जो लोग आपसे पैसा लेंगे, ठीक है, जो लोग आपसे, मतलब अकाउंट पेबल मतलब मतलब जिनको हमें पैसा पे करना है। जैसे मैं ए हूँ, ठीक है, ए ने क्या किया, बी से 10,000 रुपये का माल उसने क्या किया है, उधार में लिया हुआ है। 10,000 रुपये का माल उधार में लिया हुआ है। तो ए जब अकाउंट बी का बनाएगा तो ये अकाउंट्स पेबल में आएगा। नियर फ्यूचर में 10,000 रुपये जो उधार माल इनसे लिया है इसको देना पड़ेगा बी को। तो ये होता है एक तरीके से, ये लाइबिलिटीज़ आपकी होती है। ओके, मतलब आपका लाइबिलिटीज़ होती है। एसेट्स पेबल आर लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड रिप्रेजेंट मनी ओड टू द अदर्स। ओके, मतलब एक प्रकार की देनदारियां हैं जो दूसरों को दिए गए धन का प्रतिनिधित्व करती हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या करता है, अकाउंट्स रिसीवेबल एक तरीके से आपके बिजनेस का एसेट्स होता है। हमने अपने डेटर्स को माल उधार पे सेल किया हुआ है अपने कस्टमर को। नियर फ्यूचर में वो हमसे 1 लाख का माल लेकर गया है, नियर फ्यूचर में वो हमें 2 से 3 महीने में 1 लाख रुपए हमें देकर जाएगा। ठीक है, हमने तो सेलिंग कर दिया, ठीक है, अब वो मिलेगा हमें। तो ये हमारे लिए एसेट्स होता है। ठीक है, किसी व्यवसाय की संपत्ति या दूसरों द्वारा व्यवसाय के लिए बकाया धन का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, अकाउंट्स रिसीवेबल। ऑडिटर कौन होते हैं, ऑडिटर जैसे अकाउंटिंग का वर्क कौन करता है, अकाउंटेंट करता है। वैसे जितना भी अकाउंटेंट जितना भी लेज़र तैयार करता है, जितना बैलेंस शीट जो तैयार करता है कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करता है, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करता है, जितने भी बुक्स वगैरह वो तैयार करता है, जितने भी वाउचर वगैरह वो तैयार करता है, इन सभी को तैयार करने का काम किसका होता है, अकाउंटेंट का होता है। लेकिन इन सभी को मतलब अकाउंटेंट पे विश्वास किया जाए कि ना किया जाए, ठीक है, हम डेटा को तो एक बार वेरीफाई करवाएंगे। जितना भी ये इसने अकाउंट्स तैयार किया है इसको तो हमें वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो कंपनी का जो ओनर होता है वो एक ऑडिटर को अपने यहाँ अपॉइंट करता है। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करता है, इन सभी अकाउंट्स को, इन सभी लेजर को, इन सभी बुक्स को, बैलेंस शीट को, कंपनी की सभी को वेरीफाई करने का काम किसका होता है, ऑडिटर का होता है। एक तरीके से हम इसे वॉच डॉग कहते हैं। वॉच डॉग कंपनी का, कंपनी के सभी मतलब जितने भी अकाउंट्स है, जितनी बुक है, लेजर है, सभी पे नज़र रखने का काम किसका होता है, ऑडिटर का होता है। इसे हम हिंदी में लेखा परीक्षक कहते हैं। यही वैकेंसी आपकी आई है। ठीक है, UPSSC ऑडिटर मतलब एग्जामिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अकाउंट एंड रिकॉर्ड टू इवेलुएट देयर एक्यूरेसी एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एंटिटी। मतलब किसी भी संस्था की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने, वित्तीय खातों अभिलेखों की जांच करना इसका काम होता है। बैलेंस शीट क्या होता है, कंपनी का बैलेंस शीट ये पूरे साल के पूरे लास्ट डेट पर पूरा तैयार किया जाता है। जैसे कंपनी का अगर फाइनेंशियल 1 जनवरी से 31 दिसंबर का होता है तो 31 दिसंबर को आपका बैलेंस शीट तैयार होता है। ठीक है, और ये क्या शो करता है, कंपनी के पास कितना एसेट्स है, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटी, कंपनी की कितनी लायबिलिटीज़ है, कंपनी के पास कितना कैपिटल है, इक्विटी है, ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस शीट से पता चल जाती है। मतलब कंपनी बैलेंस शीट तैयार करने से कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाता है, कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। मतलब प्रोवाइड स्नैपशॉट ऑफ बिजनेस एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी ऑन अ गिवन डेट। बैलेंस शीट आज प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। पूरे फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट पर आपका ये बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। ओके, या बजटिंग क्या होता है,
बजटिंग में आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कितना हमारे कंपनी में कैश फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब बजट में नकदी प्रवाह मतलब कैश फ्लो को नियंत्रित करने के लिए हम एक फाइनेंशियल योजना मतलब फाइनेंशियल प्लान को हम तैयार करते हैं। मतलब बजटिंग में जो इन्वॉल्व होता है हमारा मेंटेनिंग फाइनेंशियल प्लान टू कंट्रोल कैश फ्लो, ठीक है। मतलब बिजनेस में हमारे कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम बजटिंग का हेल्प लेते हैं। बजटिंग इज़ अ फाइनेंशियल प्लान आपका, ओके। कैश फ्लो आपका क्या होता है, तो कैश फ्लो द डिफरेंस इन मनी फ्लोइंग इन एंड फ्लोइंग आउट। बिजनेस में हमारे कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है इसका डिफरेंस जो होता है, अंतर जो होता है वो कैश फ्लो होता है। अगर नेगेटिव फ्लो अगर शो होगा हमारे बिजनेस में कैश को लेकर, ठीक है, मोर मनी गिवन आउट देन कमिंग इन। नेगेटिव क्या शो करता है, हमारे बिजनेस में कितना पैसा जा रहा है, हमसे कितना खर्च हो रहा है, मतलब एक्सपेंसेस हमारे हमारे अर्निंग से हमारी कम होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव शो करेगा। और पॉजिटिव कब शो करेगा, कितना पैसा हमारे मतलब अर्निंग हमारी ज़्यादा होगी, अब की बार एक्सपेंसेस से हमारी ज़्यादा होगी, कितना पैसा हमारे कंपनी में आ रहा है, ठीक है, और उससे ज़्यादा होगा, तो ये पॉजिटिव शो करता है। डेबिट क्रेडिट बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। डेबिट क्रेडिट, तो क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट हम कहाँ पे नोट करते हैं, तो इसे हम एंटर करते हैं राइट कॉलम ऑफ द अकाउंट। कोई भी अकाउंट है उसके राइट साइड में हम क्रेडिट साइड हमारा होता है। जैसे राम का मैंने एक अकाउंट बनाया, राम अकाउंट, ठीक है, उसका मतलब राइट साइड क्या होता है अकाउंट का, क्रेडिट साइड, और लेफ्ट साइड आपका क्या होता है, डेबिट साइड, ठीक है। हमने एक अकाउंट बनाया राम के नाम से या ए के नाम से, हमने एक लेज़र बनाया, तो इसका क्रेडिट साइड आपका राइट साइड वाला होगा और डेबिट साइड आपका लेफ़्ट साइड आपका डेबिट वाला होगा। अब क्रेडिट में क्या होता है, क्रेडिट में हमारी कंपनी में जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, इक्विटी हैं, रिवेन्यू है, जब वो इंक्रीज़ होता है तो हम उसे कहाँ पे नोट करते हैं, हम क्रेडिट साइड में नोट करते हैं। अपनी लिक्विडिटी हो गया, इक्विटी हो गया, ठीक है, लिक्विडिटीज़, इक्विटी और रिवेन्यू, हमारी कंपनी में जितना रिवेन्यू हमारी कंपनी अर्न कर रही है, ठीक है, अगर ये सभी इंक्रीज़ होंगे तो हम किधर नोट करेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। डेबिट क्या होता है आपका, सिंपल सी बात है, एंटर्ड इन द लेफ्ट कॉलम ऑफ द अकाउंट। अकाउंट के लेफ्ट कॉलम में जिस हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड हमारा होता है। मतलब अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट साइड होता है, और यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स और हमारे खर्चे जो बढ़ते हैं, एसेट्स जितना बढ़ता है उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, हमारे हमारे एक्सपेंसेस जितने बढ़ते हैं उनको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, ओके। या इसमें मैं एक बार कंप्लीट आप लोगों को एक क्लास अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वैसे इतना आप जाने रखिए, ओके। मतलब लिक्विडिटीज़ मतलब इक्विटीज़ और रिवेन्यू जब आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है, इंक्रीज़, तो आप उसे क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। और जब आपका एसेट्स और एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज़ होंगे तो उसे आप डेबिट साइड में नोट करेंगे, ओके। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखिए, डेप्रिसिएशन द डिक्रीज इन द एसेट्स वैल्यू ओवर टाइम। मतलब किसी एसेट्स का जो वैल्यू है वो दिन प्रतिदिन घटता जाता है, और वही जो रिड्यूसिंग वैल्यू जो होता है, ठीक है, मूल्य में जो कमी होना, वही आपका डेप्रिसिएशन होता है। जैसे आज आपने मान लेते हैं कि आपने एक 20,000 का आपने एक मोबाइल ख़रीदा, ठीक है। अब आज 1 साल 2 साल 3 साल तक आपने उसे यूज़ किया, चौथे साल जब आप बेचेंगे तो वो 20,000 में नहीं बिकेगा, ठीक है। तब उसका जो वैल्यू रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 कोई आपको दे देगा, या 9,000, या मान लेते ज़्यादा गिरी कंडीशन में आपने 12,000 आपको मिल गया, ठीक है। आपने मान लेते 12,000 में बिक गया, आपने ख़रीदा कितने में था, 20,000 में, आपको मिला कितना 4 साल बाद, 12,000। तो मतलब कितना वैल्यू डाउन हो गया, 8,000 वैल्यू डाउन हो गया। यही 8,000 क्या है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है। डेप्रिसिएशन जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास। किसी भी वस्तु के मूल्य में दिन प्रतिदिन जो कमी होती है वही मूल्य ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ये सभी जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी कंपनियां हैं, वो डेप्रिसिएशन अपने फिक्स एसेट्स पे चार्ज करती हैं। ऐसा क्यों, जैसे मशीन कंपनी अगर मान लेते हैं कोई कंपनी मशीन अगर खरीदी है, फिक्स मशीन इज़ अ फिक्स एसेट्स, उसने 1 लाख का मशीन खरीदा है, और इस मशीन की टोटल जो लाइफ है, ऑपरेटिंग लाइफ इसकी जो है वो कितना है, 10 साल के लिए है, ठीक है। 10 साल बाद ये पूरी तरीके से ये बेकार हो जाएगा, ठीक है,
बेकार हो जाएगा। तो कंपनी इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। इसका जो डेप्रिसिएशन मतलब कुछ पैसा इस पे इसके मतलब अपना जितना प्रॉफिट होता है, जितनी अर्निंग होती है, उसमें से कुछ पैसा डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है कि नियर फ्यूचर में जब 10 साल बाद ये मशीन ख़राब हो जाएगा तो जो हम पैसा बचा कर रखेंगे उस पैसे से हम नई मशीन खरीद सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ठीक है, ये एक हो गया, एक थोड़ा लॉजिक हो गया। और दूसरा लॉजिक ये है कि डेप्रिसिएशन इसलिए भी चार्ज किया जाता है जब आप बैलेंस शीट तैयार करते हैं। जब भाई 1 लाख का आपका मशीन है, 4 साल बाद उसकी वैल्यू कुछ तो डाउन होगी मार्केट के हिसाब से। मार्केट के हिसाब से मैं मान लेता हूँ 4 साल बाद वो 50,000 में बिक रही है। ठीक है, 50,000 में। तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि मेरे पास 1 लाख का मशीन है, अब तो उसकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से भाई उसकी वैल्यू डाउन हो गई, पुराना हो गया, तो आप कहेंगे मेरे पास 50,000 का एसेट्स है। तो इस बेस पे भी आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का ही एक पार्ट आपका डिविडेंड होता है। ठीक है, मतलब डिविडेंड मतलब प्रॉफिट ही आप समझ लीजिए। तो जो प्रॉफिट होता है, ये शेयर होल्डर्स किसी निगम में मतलब किसी कॉरपोरेशन में शेयर होल्डर्स को जो लाभ दिया जाता है, जो प्रॉफिट दिया जाता है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। जैसे एक कंपनी है, इसमें ए बी सी तीनों शेयर होल्डर है। ठीक है, और ये शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं, यही कंपनी के मालिक होते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होता है, मान लेते हैं ये 12,000 प्रॉफिट हो रहा है, 12,000 प्रॉफिट 4,000 तीनों ले लेंगे। ठीक है, यही आपका क्या होता है, डिविडेंड आपका होता है, लाभांश होता है। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली, आपकी बही खाता क्या होता है, डबल एंट्री बुकिंग आपका क्या होता है। तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसमें डेबिट क्रेडिट की जो प्रविष्टियाँ जो हम करते हैं वही आपका दोहरी खाता प्रविष्टि बही खाता आपका होता है। मतलब रिक्वायर्स एंट्रीज ऑफ डेबिट क्रेडिट फॉर ईच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग आपका होता है। इक्विटी आपका क्या होता है, इक्विटी अगर मान लेते हैं आपका 10,000 इक्विटी है, आपने किसी कंपनी में 10,000 की इक्विटी ले रखी है, तो वो कंपनी में आपकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है कि इतनी हमारी ओनरशिप है कंपनी में। ठीक है, आप ओनर हैं कंपनी के, इतने इतने शेयर के आप क्या हैं, इतने शेयर के आप मालिक हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट ये वैल्यू करता है कंपनी के ओनरशिप को। ठीक है, कंपनी में आपके स्वामित्व के मूल्य को ये निर्धारित करता है। ओके, या जर्नल क्या होता है, जर्नल एक ऐसा पहला स्थान होता है, पहला प्लेस होता है जहाँ पे आप सभी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आज आपने 10,000 का माल अगर आपने सेल किया, 10,000 का माल आपने क्या किया, सेल किया। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 10,000 का माल अगर आपने सेल किया है तो सबसे पहले आप जो एंट्री इसका करेंगे, कैश अकाउंट आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पैसा आपको किसके थ्रू आया है, सेलिंग के अकाउंट आया है, तो सेलिंग अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, तो इन सभी चीज़ों को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो जर्नल क्या होता है आपका, सबसे द फर्स्ट प्लेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंटर्ड, दे आर एंटर्ड इन क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, सबसे पहले वित्तीय लेन देन को हम जहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा जर्नल होता है, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब 1 जनवरी को जितना हमने माल सेल किया हुआ है, जितना खरीदा हुआ है, उसको हम पहले नोट मतलब डेली बेसिस पे ये नोट किया जाता है जितना भी ट्रांजैक्शन है। तो सीरियल वाइज आपका होता है, जैसे 1 जनवरी का पहले, फिर 2 जनवरी का, 3 जनवरी का, मतलब डेली बेसिस पे आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो डेली आप नोट करेंगे। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम और समय दोनों लेकर चलता है, जिस समय आपने ट्रांजैक्शन किया वो भी नोट होता है। ओके, या किस डेट में आपने फला किया हुआ है। लाइबिलिटीज़ क्या होती है, लाइबिलिटीज़ आपके खर्चे होते हैं, आपके एक्सपेंसेस होते हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब कितना पैसा कंपनी दूसरे का बाकी है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ आर द ऑब्लिगेशन होता है किसी भी एंटिटी, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल नेचर को लेकर। ठीक है, जैसे कंपनी अगर माल किसी सप्लायर से ले रही है, ठीक है, 1 लाख का माल सप्लायर से ले रही है तो कंपनी की लाइबिलिटी 1 लाख रुपए की होगी। या कंपनी अगर का ओनर से, कंपनी का जो ओनर है वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए SBI बैंक से उसने कितने का लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया, तो कंपनी की ये भी लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ दो होते हैं, करंट लाइबिलिटी, एक फिक्स लाइबिलिटी होता है। फिक्स लाइबिलिटी मतलब जो लॉन्ग टर्म, सॉरी, करंट लाइबिलिटी, और आपका करंट लाइबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी आपकी होती है, और एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आपकी होती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जैसे 10 लाख का बिजनेस में आपने लोन लिया,
बैंक से, तो आप उसको पर ईयर 1-1 लाख रुपए बैंक वालों को देंगे, ठीक है। तो वो आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया, काफ़ी लंबे समय तक आपने लिया है। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आपकी क्या होती है, या करंट लायबिलिटी, जो आपको नियर फ्यूचर में 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर आपको चुकाना है, जिससे भी आपने पैसा लिया है, लोन लिया हुआ है, तो आपका करंट या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आपकी होती है। ओके। नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट जिसे हिंदी में हम शुद्ध आय कहते हैं। नेट प्रॉफिट का फार्मूला बस जानिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू में, हमारी कंपनी में जितना भी रेवेन्यू हो रहा है, हमारे बिजनेस में, उसमें जितना भी रेवेन्यू हो रहा है, उसमें जितना भी हम अपने एक्सपेंसेस को, अपने डेप्रिसिएशन को, जितना टैक्स हम पे कर रहे हैं, जितना इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं लोन पे लिया हुआ है हमने, उन सभी को जब हम लेस कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल कर आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। जैसे हमारी कंपनी में रेवेन्यू कितना हो रहा है, हम अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 20,000 रुपये हमारा एक्सपेंस हो गया, 20,000 रुपये एक्सपेंसेस खर्चे हो गए, ठीक है। 10,000 रुपये हमने टैक्स पे कर दिया, ठीक है। 5,000 रुपये हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, और 2,000 रुपये हमने बैंक का लोन जो हमने लिया था, मतलब उस पर इंटरेस्ट हमने दे दिया 2,000 रुपये। तो अब आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा, तो 20, 10, 30, 5, 35, 2, 37,000 अगर हम लेस करेंगे तो हमारा टोटल निकल कर आएगा 73,000। 73,000 हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। ओके। या पोस्टिंग आपका क्या होता है, पोस्टिंग मतलब खाता बही में प्रविष्टियों को रिकॉर्डिंग करना, मतलब रिफर्स टू रिकॉर्डिंग लेजर। लेजर में जितने भी मतलब ट्रांजैक्शन वगैरह जितना भी हमारा होता है, जर्नल से लेजर में जो भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वही हमारा प्रविष्टि होता है, ठीक है। ओके। मतलब लेजर जब हम तैयार करते हैं तो सभी अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक, ठीक है, सभी को हम तैयार करते हैं ना। तो जितना भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं वही हमारा क्या होता है, पोस्टिंग होता है। ओके। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपका क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज रिपोर्ट इश्यूड बाय अ कंपनी ऑन द रेगुलर बेसिस दैट डिस्क्लोज अर्निंग एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट ऑफ अ गिवन पीरियड। ओके। या तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपका क्या होता है, ये कंपनी द्वारा पर ईयर आपका बनाया जाता है, नियमित आधार पे बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेगुलर बेसिस पे बनाया जाता है। इससे क्या क्लियर होता है, इससे क्लियर होता है कि कंपनी अपना पैसा कहाँ पे खर्च कर रही है, कितना पैसा कंपनी में खर्च हो रहा है, कंपनी की कितनी अर्निंग हो रही है, ठीक है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, कितनी कंपनी में अर्निंग हो रही है, हमारे बिजनेस में कितनी अर्निंग हो रही है, और कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है हमें इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। शुद्ध आय हमारी कितनी हो रही है, शुद्ध लाभ हमारा कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है। ये सभी कंपनियां रेगुलर बेसिस पे प्रिपेयर करवाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ओके। या तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज की एक क्लास में जितना भी मैंने बताया अकाउंटिंग टर्म्स ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके। देखिए जितना भी मैं आज की इस क्लास में मैंने जितना भी ये जो अकाउंटिंग टर्म्स है जिन मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये समझ लीजिए अकाउंटिंग का ये बेसिक है, आपको ये सभी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ओके। इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास में, ठीक है। जितने भी कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, या जितने भी स्टूडेंट जो UPSSC ऑडिटर के जो आपकी वैकेंसी आई है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, थियरी पढ़ना चाहते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं, MCQs लगाना चाहते हैं, तो आप जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कोर्स की सारी क्लासेस 15 फरवरी से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो डेली बेसिस पे आप लोग अपनी क्लासेस अटेम्प्ट करते रहिए। ओके। सिलेक्शन पाना है, सिलेक्शन के लिए लगना है, तो मेहनत कीजिए आप सभी लोग, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, 1828 पद है आपके, बहुत अच्छी वैकेंसी है। क्लासेस आपकी तैयार स्टार्ट हो जाएंगी 15 फरवरी से। तो आप सभी को कोर्स लेने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, जो गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ पे रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ओके। तो मिलते हैं कल की क्लास में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर मैं लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।